नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में हो रहे इलेक्शंस के विषय में। आपको पता है रिसेंटली 12 फरवरी 2026 को बांग्लादेश में न्यू इलेक्शंस होने वाला है, जिसके पीछे की वजह ये थी कि अगस्त 2024 में बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसे रूल कर रही थी अवामी लीग बाय द शेख हसीना की गवर्नमेंट द्वारा, उसको बाय स्टूडेंट प्रोटेस्ट द्वारा या फिर कह सकते हो कंप्लीट बांग्लादेश के लोगों के ज्वाइन करने की वजह से वहां से जो बांग्लादेश में एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी अर्थात अवामी लीग थी, उसे वहां से हटा दिया गया। जिसके बाद लगभग 1.5 सालों के बाद बांग्लादेश में एक न्यू इलेक्शन होना जा रहा है, जिसको लेके बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने मैनिफेस्टो अर्थात अपने अपने वादे जो बड़े वादे होते हैं उसको लेके वो लोग सामने आए हुए हैं। उसी विषय में थोड़ा बहुत जानेंगे और जानेंगे ये इंडिया के रिस्पेक्ट से क्यों इम्पोर्टेंस है, इनके इनके जो वादे हैं वो इंडिया को लेकर कैसे हैं, इन्हीं सब विषयों के विषय में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बांग्लादेश की जो एक पार्टी है जिसका नाम है बांग्लादेश नेशनल पार्टी, उसने प्रॉमिस किया है कि जो बॉर्डर्स पे किलिंग हो रही है बीएसएफ द्वारा उसको वो कम्प्लीटली एंड कर देंगे। एंड साथ ही साथ उन्होंने कहा जो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो रिवर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है, जस्ट एग्जांपल के लिए तीस्ता हो गया, बराक हो गया या फिर गंगा वाटर ट्रीटीज हो गया, जितने भी ये डिस्ट्रीब्यूट है, जितने भी ये भारत और बांग्लादेश के बीच में लगभग 52 से अधिक जो रिवर्स फ्लो करती है, इन सभी पे जो डिस्ट्रीब्यूट है उन सभी को वो कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे। देखिए एक्चुअली इनके मैनिफेस्टो को देखोगे तो ये अपने मैनिफेस्टो में इंटायरली इंटायरली बांग्लादेश को प्रमोट कर रहे हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने कहा है बांग्लादेश बिफोर ऑल। बांग्लादेश बिफोर ऑल का मतलब आप समझ सकते हैं, जस्ट लाइक डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी लाया था। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत उन्होंने क्या किया कि जितने भी चीजें हो, कोई भी चीजें हो, दुनिया में कोई भी मैटर्स हो, उन सभी को छोड़ के सबसे पहले हम अमेरिकन को देखेंगे, सबसे पहले हम अमेरिकन को मतलब प्रायोरिटी देंगे। मतलब अमेरिका पहले उसके बाद दुनिया की जितनी भी कंट्री है उसके बाद होगा। ट्रम्प साहब इस मैनिफेस्टो के साथ आए थे और वो वैसा ही कर रहे हैं। अब देखेंगे ट्रम्प साहब ने क्या किया, रिसेंटली बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन से अपने नाम को विथड्रॉ कर रहे हैं और वो अमेरिका के इंटरेस्ट को ज्यादा देखने की कोशिश कर रहे हैं। सेम सिचुएशंस पे ये भी आ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि हम सबसे पहले बांग्लादेश को देखेंगे, बांग्लादेश के बाद अदर कंट्री जस्ट लाइक इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, जो भी अदर्स कंट्री जैसे चाइना हो गया, उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम किसको देखेंगे, बांग्लादेश को देखेंगे। एंड साथ ही साथ इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में यह भी कहा है, वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी कंट्री एज ए मास्टर। हम किसी भी कंट्री को अपना मास्टर नहीं नहीं बनाएंगे। इन्होंने तब करते हुए अवामी लीग की गवर्नमेंट शेख हसीना को इन्होंने कहा कि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट बांग्लादेश में रूल करती थी, ये स्पेशली प्रमोट करती थी, स्पेशली एक बेटर रिलेशन बनाती थी, आप कह सकते हो भारत को एज ए मास्टर मानती थी। भारत जो भी कहता था बांग्लादेश की गवर्नमेंट वो करती थी, अर्थात अवामी लीग की गवर्नमेंट वो करती थी। तो ये वैसा कुछ नहीं करना, ये किसी भी एक कंट्री को या फिर इंडिया हो या फिर चाइना हो, कोई भी कंट्री उन्हें वो उसको हम ये एज ए मास्टर नहीं मानेंगे। ये केवल बांग्लादेश को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे। एंड साथ ही साथ आप देखोगे इन्होंने अपने अपने मैनिफेस्टो में कहा जो भी ये रोहिंग्या का क्राइसिस चल रहा है उसे ये कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे। माफ करिएगा, डिस्ट्रॉय नहीं, कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे। एंड साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि अगले 8 सालों के अंदर जो भी ये अवामी लीग की गवर्नमेंट थी, इन्होंने इसे सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई और अपने आप को कहा है कि हमने इसे 2 बार से अधिक इसे सॉल्व किया। जस्ट लाइक आप देखेंगे 1978 में देखेंगे, 1992 में देखेंगे, कि ये कहते हैं कि हम इन सब समय में रोहिंग्यास को जो इश्यूज था उसे सॉल्व किए थे और अब जो रोहिंग्या की इशू है रिसेंट टाइम में हम उसे कंप्लीटली सॉल्व कर देंगे। अगर हम जानना चाहे फिर रोहिंग्यास इशू है क्या, तो आपको पता है रोहिंग्यास मुस्लिम जो कि म्यांमार में, यहाँ पे देखेंगे मैप में आपको मैं दिखा दूं इस रीजन में क्या होता है। रोहिंग्यास मुस्लिम्स रहते हैं जो म्यांमार में रहते हैं, इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स ये है कि ये म्यांमार के सिटीजन्स नहीं माने जाते हैं बाय द म्यांमार गवर्नमेंट द्वारा। इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे ये लोग रहते हैं, इसके साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है स्पेसिफिक म्यांमार गवर्नमेंट द्वारा और कह सकते हो जो म्यांमार की आर्मीज है उनके द्वारा। एंड जो यहाँ के रीजनल्स लोग हैं, जो यहाँ के रीजनल्स लोग हैं, वो लोग रोहिंग्या मुस्लिम है उसके बीच में और जो यहाँ के लोकल्स लोग हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, क्योंकि रोहिंग्या मुस्लिम्स को क्या है,
सॉरी माफ करिएगा, म्यांमार की गवर्नमेंट क्या होती है अपने सिटीजन्स नहीं मानती। और आपको पता है अगर किसी भी कंट्री में आप जाते हैं रहते हैं, अगर वहाँ के सिटीजन्स नहीं है तो आपके साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर आप इलीगल इमिग्रेट्स के रूप में रह रहे हैं तो होता क्या है भाई, जब इनके साथ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन होता है तो ये लोग मल्टीपल क्षेत्र में भागते हैं और वहीं से ये लोग यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया के क्षेत्र में आते हैं। जस्ट लाइक देखेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला जो रीजन है जहाँ पे मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो इन सब रीजनों में ये लोग क्या करते हैं इलीगली माइग्रेट करके आते हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होता है भाई। इलीगल माइग्रेट भारत हो गया या फिर कोई भी कंट्रीज हो गया, इलीगल माइग्रेट्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। बट जब वो बांग्लादेश में आते हैं तो वो उन लोगों के साथ क्या करते हैं उन्हें एज ए रिफ्यूजी सपोर्ट करती है और उन्हें बांग्लादेश में एज ए रिफ्यूजीज रहने दिया था। बेस्ट एग्जांपल में आप समझेंगे, दुनिया की सबसे बड़ी एक बाजार जिसे हम कॉक्स बाजार कहते हैं, जिसे हम वर्ल्ड लार्जेस्ट रिफ्यूजीज कर सकते हो, जहाँ पे लगभग 10 लाख से भी अधिक रिफ्यूजीज यहाँ पे रहते हैं। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी रिफ्यूजी सेंटर इसे कह सकते हो, जहाँ पे लोग रहते हैं। जस्ट इनमें से आप देख सकते हो ये लोग यहाँ पे झुपड़ियां बना के या फिर कह सकते हो ऐसे छोटे मोटे टेंट बना के यहाँ पे रहते हैं। बट प्रॉब्लम्स क्या क्रिएट होती है, जो ये रिफ्यूजीज यहाँ पे आते हैं इनके बीच में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट क्या हो रही है कि इन लोगों के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो बांग्लादेश की गवर्नमेंट है और जो बांग्लादेश के लोग हैं, उन दोनों में एक अलग तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। क्योंकि जो यहाँ के रीजनल लोग हैं, यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वहाँ की जो रिसोर्सेस है वो उन्हें शेयर करना पड़ रहा है रोहिंग्यास मुस्लिम के साथ। तो क्या हो रहा है भाई, लंबे समय से रहते हुए देखो अगर आप 20-25 साल से रहते हो और वहाँ पे रिसोर्सेज को शेयर करते हो तो होता क्या है कि रिसोर्सेज, देखिए रिसोर्सेज क्या होता है लिमिटेड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो लोकल्स लोग हैं और जो रोहिंग्यास मुस्लिम है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो इस केस में इनका मानना यह है कि अगर ये गवर्नमेंट में आती है बांग्लादेश आती है तो ये क्या करेंगे, जितने भी ये रोहिंग्यास है उसे पुनः ट्रांसपोर्ट करेगी बाय म्यांमार में, ट्रांसपोर्ट करके म्यांमार से गवर्नमेंट के साथ बात करके उन्हें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करेगी या फिर इनके लिए एक कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर बना देगी जिसके साथ ये लोग रह सके। और जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास के बीच में उसे ये कम्प्लीटली सॉल्व करने का अपना प्रॉमिस कर रहे हैं। वही अदर देखेंगे तो बांग्लादेश में इन्होंने कहा था जो ये रिवर्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूट्स है, रिवर्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूट्स है लगभग मैंने आपको बताया लगभग 52 से अधिक इंडिया और बांग्लादेश के बीच में रिवर्स शेयर करते हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने बताया गंगा रिवर्स हो गया, बराक रिवर्स हो गया, तीस्ता रिवर्स हो गया। आपको पता है तीस्ता रिवर डिस्ट्रीब्यूट भारत और बांग्लादेश में एक बहुत ज्यादा पुराना डिस्ट्रीब्यूट चलता हुआ आ रहा है। वहीं रिसेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ 2026 में तो सबसे बड़ी जो समस्या भारत और बांग्लादेश के रिवर्स के क्षेत्र में आई थी वो थी गंगा वाटर ट्रीटीज को लेकर। क्योंकि अभी गंगा वाटर ट्रीटी ने अपने 30 साल कंप्लीट कर लिए और 2026 में गंगा वाटर ट्रीटी एंड हो गई है, खत्म हो गई है, जिसको लेके एक अलग तरह की प्रॉब्लम, एक अलग तरह की सिचुएशन क्रिएट हो गई है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के विषय में। क्योंकि आपको पता है जो फराक फराक बैरियर्स है, फराक ब्रिज है कह सकते हो, वहां पे क्या हुआ था कि अब वाटर का डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो, भारत को कितना पानी मिले, बांग्लादेश को कितना पानी मिले, क्या पुरानी वाले जो ट्रीटीज चल रहे थे उसी को हम फॉलो करें या फिर कोई नई ट्रीटीज लेके आए, कोई नई मैन्युफैक्चर लेके आए जिसके तहत हम अब वाटर शेयरिंग को सॉल्व करें। ऐसी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। जस्ट लाइक आप देखेंगे इससे पहले 2026 से पहले हमारे जो वाटर ट्रीटी की शेयर थी उसको देखेंगे, अगर हमारे पास 70,000 क्यूसेक से उससे लेस पानी होता था उसमें हम लोग जो वाटर शेयरिंग करते थे भाई 50% का शेयर वाटर कर लेते हैं या फिर उससे अधिक होता है तो उस केस में हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस को फॉलो करते थे और एक प्रॉपर तरीके से हम वाटर शेयरिंग किया करते थे। लेकिन अब क्या है भाई, क्योंकि यह ट्रीटी खत्म हो चुकी है तो हमें एक न्यू ट्रीटी की आवश्यकता है जिससे हम अपने इस वाटर शेयर को सॉल्व कर सकते हो। तो भाई जो रिसेंटली गवर्नमेंट आई है उसने कहा है कि हम आने वाले समय में इस सभी प्रॉब्लम्स को कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे और अपने नेबरहुड्स के साथ एक अच्छा रिलेशंस बनाएंगे। साथ ही साथ इन्होंने कहा था कि हम बांग्लादेश को सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे और बांग्लादेश सभी देशों से पे सबसे प्रायोरिटी होगा। मतलब बांग्लादेश किसी को अपना मास्टर डिक्लेयर नहीं करेगा, किसी को अपना मास्टर्स नहीं मानेगा। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आएगा तो प्लीज फॉलो me and subscribe me. Thanks for watching.